आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। इस वक्त काफी दिन के ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद हैं रिनाउंड पर्सनालिटी, अमेरिका के एक जाने पहचाने और बहुत ही मारूफ हस्ती हैं ये साजिद तार साहब, जो कि पॉलिटिशियन भी हैं, ट्रम्प के एडवाइजर भी रह चुके हैं, मुस्लिम चेयर फॉर अमेरिका। साजिद तार साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। माय प्लेजर आलिया, थैंक यू सो मच। हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है कि मेरी आपसे इस पे बात नहीं हुई। कुछ दिन से जो ये एक बहस चल रही है सर, एक मामला इतना बढ़ चुका है कनाडा और इंडिया के बीच। आप जानते हैं अब तक क्या कुछ हो चुका है, और फिर उस तरफ से भी लिस्ट दे दी गई उनको, और उनकी तरफ से जो है वो भी कहा गया कि ये किया जाए। अब तो बल्कि अमेरिका की तरफ से भी ये कह दिया गया है कि जनाब इसमें जो है जरा कोऑर्डिनेट करें। तो साजिद साहब, आप कैसे देखते हैं ये क्या मामला हुआ है और किस तरफ बढ़ेगा अभी आगे? इसका आलिया मैं एक बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ। वो दोनों दोनों साइडों की मैं बयानियां जो हैं वो भारतीय जो बयानियां और कनेडियन बयानियां दोनों को सामने रख के उसका एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि ये ये शुरू काफी पुराना कनेडियन जो अब न्यूज निकल रही है कि कनाडा के एनएसए ने जून और अगस्त में भारत का दौरा किया था, इसी रेफरेंस के साथ बात तो अब निकली है। उसके बाद यह भी बताया जा रहा है कि जब जस्टिन ट्रूडो जब गए भारत G20 के दौरे में, उन्हें प्रेसिडेंशियल स्वीट ऑफर किया गया, लेकिन वो किसी छोटे कमरे में रहे। फिर उनका जहाज खराब हुआ तो उनको मोदी जी का प्लेन था उनका, वो ऑफर किया गया, लेकिन उन्होंने वो भी रिफ्यूज किया। तो भारतीय बयानिया ये भी है कि शायद ये उसी वक्त से कोई मूड बन रहा था उनका कि जाके मैंने कुछ चीज ब्रेक डाउन करनी है कनाडा के अंदर। अब कनाडा के अंदर उनके हालात क्या है? लिबरल पार्टी जो है वो खुद बिलोंग करते हैं लिबरल पार्टी से, लेकिन उनकी अब पास खुद इतनी सीटें मौजूद नहीं हैं, और उन्हें साथ जगमीत जो है उनकी सपोर्ट जरूरत है। वो उनकी पार्टी का नाम न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी है। उनके पास तकरीबन लगभग 25 एमपी हैं, उनकी सपोर्ट के साथ आए हैं, और वो ही इज खालिस्तानी सिंपथाइजर। अब इनकी पॉपुलैरिटी अच्छा, इस उसके बाद मैं दूसरे नंबर पे जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि कनाडा के हालात इस वक्त कोविड के बाद बहुत खराब है, इन्फ्लेशन के हवाले से, अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से। यहां तक के ट्रकिंग इंडस्ट्री जो है कि बहुत पॉपुलर थी हमारे साउथ एशियन, खासकर सिखों के जो उनके अंदर, वो लोग अपने ट्रक बेच बेच कर घरों को छोड़ छोड़ कर वापस इंडिया तक जा रहे थे। यहाँ हालात इतने खराब। ये बताने का मकसद ये है कि शायद ये भी सोचा जा रहा है कि दिस वाज अ पॉलिटिकल स्टंट टू गेन द ऑक्सीजन, क्योंकि वो शक हो रहे थे जस्टिन ट्रूडो वाज गेटिंग वीक। और जो रिसेंटली अभी आजकल पोल भी रन किया गया है कि अगर आज इलेक्शन होते हैं तो उसमें जस्टिन ट्रूडो हार जाएंगे इलेक्शन। एक तो उसमें ये उसका बैकग्राउंड मैं बताना चाह रहा था, और उसके बाद शायद उन्होंने पॉलिटिकल, और ये बहुत बड़ी बात है कि एलिगेशन है कि बल्कि हमारे जो डॉक्टर जयशंकर हैं उन्होंने इसको नाम ही ये दिया था कि ये इलेक्शन के हवाले से किया जा रहा है, वोट बैंक, उन्होंने उसका नाम दिया था, वोट बैंक इशू इसको बनाया, जिसमें कुछ हकीकत लगती भी है। अब दूसरी तरफ से देखा जाए कि एलिगेशंस क्या आ रहे हैं। एलिगेशंस ये आ रहे हैं कि निज्जर साहब कौन थे। निज्जर साहब के जो 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 एक्विजिशन जिस अक्यूज है, जो मर्डर जिनका हुआ था, उनके ऊपर दहशतगर्दी के केसेस थे, क्रिमिनल केसेस थे भारत के अंदर। वो जमानत पर रिहा हुए और एक जाली पासपोर्ट बनाकर वो कनाडा आ गए। कनाडा आके उन्होंने पॉलिटिकल असाइलम अप्लाई किया, वो पॉलिटिकल असाइलम उनका रिफ्यूज हो गया। उन्होंने किसी खातून से शादी की, वो भी बोगस निकली, और उसके बाद ये एक मिस्ट्री है कि वो किस तरह कनेडियन सिटीजन बन गए। ठीक है, बन गए, लेकिन आज से 2 साल पहले जब उनको दहशतगर्द उनको डिक्लेयर किया गया, टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया भारतीय गवर्नमेंट की तरफ से, तो उन कनेडियन गवर्नमेंट को उसकी इतला दी गई, उस पर कोई उन्होंने स्टेप नहीं लिया। अब यहां पे ये बताना चाहूंगा, 26 दफा एक्सट्रेडिशन की 26 केसेस इंडियन गवर्नमेंट जो है वो कह चुकी है 26 लोगों के बारे में कनेडियन गवर्नमेंट को कि उनको एक्सट्राडाइट किया जाए, इंडिया के हवाले किया जाए, लेकिन एक भी उसको उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। अब उस पर मैं आगे चलना चाहूंगा। भारतीय तरफ से यह भी एक एलिगेशन है कि जो निज्जर साहब हैं वो ही वाज वर्किंग फॉर द कनेडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज, ये उनकी तरफ से। अब कनेडियन साइड पे थोड़ा सा मजीद आगे चलूंगा। वो ये कहते हैं कि जब जस्टिन ट्रूडो G20 के दौरे पर गए, उन्होंने आके मोदी जी से इसका जिक्र किया था, इस केस के बारे में, लेकिन उन्होंने उसके बारे में रिफ्यूज किया उन्होंने। फिर इसके बाद एक और एलिगेशन है कि उन्होंने बाइडन साहब से कहा था कि आप मोदी जी से बात करें। बाइडन साहब ने भी मोदी जी से बात की थी।
अब उसका रिजल्ट क्या था ये अभी तक क्लियर नहीं। तो ये सारी एलिगेशंस इकट्ठी की जाए। अच्छा, उसके बाद ये हुआ है क्योंकि इस वक्त ये जरूर सोचना होगा आपको इस चीज पे बात करने से पहले कि भारत इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑन द प्लेनेट। ट्रूडो साहब ने जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो थोड़ी ढीली थी, उसमें उन्होंने उसमें जिक्र किया कि हाउ इंपॉर्टेंट इंडिया इज और हम इंडिया से खराब नहीं करना चाहते, हम कोई प्रवोक नहीं करना चाहते। वो दूसरी जरा वो ही वाज ऑन अ बैक फुट राइट नाउ। दूसरा, जो कनाडा जो सपोर्ट चाहता था इंटरनेशनल कम्युनिटी से वो नहीं आई। कनाडा की ख्वाहिश थी कि अमेरिका और बरतानिया कोई जॉइंट स्टेटमेंट दे, वो उन्होंने नहीं दी। फिर वो आए 5 कंट्रीज हैं उनकी तरफ सपोर्ट के लिए गए, उन्होंने भी कुछ सपोर्ट सही नहीं की। उनकी वजीर खारजा इस वक्त यूनाइटेड नेशंस में आई, उन्होंने G7 कंट्रीज के लोगों से मिली, सपोर्ट हासिल करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हो सकी। अब थोड़ा सा जैक सुल्लिवन जो कि अमेरिकन NSA हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है जो पहली स्टेटमेंट से जो दूसरी स्टेटमेंट है थोड़ी स्ट्रांग है। उसमें उन्होंने जो लफ्ज ये इस्तेमाल किया है कि हम भारत को कंसेशंस नहीं देंगे और हमारे एलाय हैं कनाडा और इनको चाहिए कि उनके साथ कोऑपरेट करें। अब उसके बाद जस्टिन ट्रूडो की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने बोले उन्होंने अब वो स्टैंड उनका ये है कि वो कहते हैं हमारे पास एविडेंस मौजूद है, कुछ काले हैं, हमारे पास कम्युनिकेशन है, कुछ हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं। और यहाँ पे ये भी ये खबर आ रही है कि I5 जो कंट्रीज जिनके साथ उनका रिलेशनशिप जो एक उनका पैक्ट है, उनमें से एक कंट्री जो है उनके पास किसी डिप्लोमेट इंडियन डिप्लोमेट की कोई काले या शवाहिद मौजूद है और दे आर कोऑपरेटिंग विद देम। अब बात यहां तक है, अभी तक कनाडा ने कोई भी शवाहिद नहीं रखे सामने। अब जो इशू जो बना है वो जो समझा ये जा रहा है या जो लोग मुख्तलिफ एनालिसिस कर रहे हैं, जो मैं अपनी नजर से भी ये कहता हूं कि एक तो ये कहा जाता है कि अगर 2 साल पहले कनाडा को बताया गया था कि निज्जर साहब इज अ टेररिस्ट, तो उस वक्त उन पे एक्शन क्यों नहीं लिया गया? अगर लिया होता तो आज निज्जर साहब जिंदा होते। एग्जैक्टली। एक तो ये बात है। अब दूसरा उसमें यह है कि अगर आपके पास शवाहिद इतने आप नहीं बताना चाह रहे तो आपको अपनी असेंबली में खड़े होकर इतना बड़ा एलिगेशन लगाने की क्या जरूरत थी? इतना बड़ा इल्जाम लगाने की क्या जरूरत थी? जब तक आपके पास सॉलिड चीजें मौजूद नहीं है तो क्यों नहीं कर रहे आप? दूसरी एक बात यह है कि 3 महीने हो चुके हैं उस मर्डर को, आपने उसके बारे में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। पता नहीं किस चीज का इंतजार आप कर रहे थे। कई लोग यहां अब ये भी बातें करते हैं कि मे बी ये G20 की सक्सेस के बाद इंडिया को थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए दिस इज अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है शायद। अब वो कहते हैं जितने मुंह है उतनी बातें हैं। उसमें दो जो मैं समझता हूं सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ है, वो सिख कम्युनिटी को सबसे ज्यादा नुकसान। माइनॉरिटी है भारत के अंदर और बिलखसूस जहां कई स्टेटों के अंदर बहुत ही थोड़े सिख होते हैं और उनको हिंदू और सिख एक उसको एक दूसरे के खिलाफ नफरतों को या कॉन्फ्लिक्ट को या जिस तरीके से कम्युनल एक इशू बनाने का ये मोजब बन रहा है। दूसरी बात ये हुई है कि जो भारत जो कनाडा के अंदर है, इनके पन्नू साहब जो उनके सिक्स फॉर जस्टिस, उन्होंने कहा है कि हिंदू यहां से कनाडा से निकल जाए। हाउ इट इज पॉसिबल? आप हिंदुओं को कम्युनिटी एट लार्ज चेक कर रहे हैं, वो भी ज्यादती है। दूसरी साइड पे मैं हमेशा इन चीजों के खिलाफ रहा हूं कि वायलेंस नहीं होनी चाहिए और बिलखसूस फेथ बेस्ड चीजों के ऊपर आके किसी को कहना, उन्होंने भी ज्यादती की है। लेकिन इसमें से कोई अच्छी चीज निकल नहीं रही है अगर देखा जाए तो। मेरा मतलब ये सारा आपने बयान किया, इसमें एक ये कि जैसे आपने कहा जैक सलिवान ने जो कहा, उसके बाद अब जो सेक्रेटरी स्टेट हैं ब्लिंकन साहब, उन्होंने भी ये कहा है उनकी तरफ से। मतलब ये एक बड़ी जो पहली स्टेटमेंट है कि जी जो इंडिया है वो कोऑर्डिनेट करे या कोऑपरेट करे। तो ये तो एक तरीके से रिक्वेस्ट ही हुई ना कि भाई प्लीज देखिए आप जरा उनकी तरफ वो क्या कह रहे हैं, बात सुने। तो वो तो अल्टीमेटली आप समझते हैं कि होना ही था, यानी जिस तरह उन्होंने लिस्ट दी इसी तरीके से अब वो कोई बात करेंगे तो बात हो जाएगी, ऐसे बढ़ेगा मामला। देखिए, अगर मुझसे जाती तौर पर पूछे वॉशिंगटन डीसी का मूड क्या लग रहा है, वॉशिंगटन डीसी इससे ज्यादा आगे नहीं जाएगा। उसकी वजह यह है कि इस वक्त वेस्टर्न सिविलाइजेशन इंक्लूड और जिसको लीड हमेशा अमेरिका करता है, इन्होंने अपने सारे एग्स एक बास्केट में डाल रखे हैं भारत के चाइना के मुकाबले में। उन्हें इस वक्त एक पार्टनरशिप की जरूरत थी
और वो पता नहीं, यहाँ पे ये भी आर्टिकल लिखे जा चुके हैं, फॉरेन पॉलिसी में एक आर्टिकल बड़ा अच्छा आया था कि आइदर इंडिया जो है वो अमेरिका के सारे जो उम्मीदें हैं उस पर पूरा उतर सकेगा कि नहीं। मैं बल्कि उससे डिसएग्री करूंगा, मुझे नहीं लगता ये जिस तरह अमेरिकन ये चाहते हैं। यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी सोचता है ये कि भारत उनको आर्मी भेज दे, वहां पे हम बैठ के चाइना को वॉच करें। बल्कि वॉशिंगटन डीसी की ख्वाहिश है कि भारत चाइना के साथ अपने कॉन्फ्लिक्ट में आगे जाए, उनसे अपने जो टेरिटोरीज हैं वो वापस ले, और एक जिस तरह चाहते हैं कन्फ्रंट्रेशन टू एंगेज चाइना इनटू सम काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन दैट एरिया, आइदर भारत के साथ या फिर ताइवान के साथ, ताकि ये कैचअप कर सके चाइनीज ग्रोथ, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है। इस वक्त सबसे बड़ी थ्रेट जो अमेरिका को, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन को है, वो चाइनीज इकोनॉमिक ग्रोथ है। उसको ये चाहते हैं काउंटर करना, जिस तरह मैंने आपको बताया, ये ताइवान में काउंटर करके उसको एंगेज करेंगे, ब्लीड करेंगे चाइना को, या और साथ वो समझते हैं कि भारत हमें वहां सपोर्ट देगा। इसलिए वो किसी ने भी, मैं फोरकास्ट अभी कर देता हूं, अनटिल सम बिग न्यूज टेक्स प्लेस, वो जब 2 हफ्ते 3 हफ्ते के बाद कोई और न्यूज आएगी तो ये खत्म हो जाएगा, ये सारा सारा प्रेशर रिलीज हो जाएगा मेरे ख्याल। इससे आगे इसका कोई फ्यूचर नहीं है, इसका कोई, उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में जो खुशियां मनाई जा रही हैं, जो वो अब्दुल्ला शादी में अब्दुल्ला बेगाना की सिचुएशन है कि लड़ाई हो गई भैया, तो वो क्या होगा? पाकिस्तान के हवाले से जो मिली जुली चीजें आ रही हैं, मैं वो बताना चाहूंगा। एक तो सबसे बड़ा ये हुआ है कि शहबाज शरीफ साहब एक दिन के लिए आए और शायद अपना बटवा भूल गए थे लंदन, वो वापस चले गए फौरन। लेकिन इस जो मैं बताना ये चाहूंगा, उनकी 2-3 मीटिंग्स हैं, और इस वक्त जो नवाज शरीफ साहब ने जो बिलखसूस बयानिया अडॉप्ट किया है, और वो किसी हद तक ठीक है कि उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा और जनरल फैज और जो जजेस को निकाला जाए और इनके ऊपर आर्टिकल 6 लगाया जाए, तो उससे कई रेड लाइट्स जो है वो ऑन हो चुकी हैं। इसीलिए शहबाज शरीफ साहब को फौरन वापस जाना पड़ा। मरियम नवाज भी वापस जा चुकी हैं, कोई इंटरनल प्रॉब्लम्स भी चल रहे हैं। उसके बाद काजी फैज ईसा साहब ने फैजाबाद धरने का जो है केस, उसको निकाल लिया है, एक नया पंडोरा सामने आ रहा है। और उसके बाद अगर देखा जाए, इलेक्शन का महीना बता दिया गया है जिसपे, और एक नई जो सिग्निफिकेंट बात है कि पीटीआई और एनपीएस पार्टी दे आर गेटिंग क्लोजर टू ईच अदर। तो एक बहुत कोई उसमें से जो भी मैंने आपको बातें की हैं उसमें से कोई बात अच्छी नहीं है। जो एक तशवीशनाक बात यह है कि वर्ल्ड बैंक ने एक आज रिपोर्ट निकाली है कि जिसमें उन्होंने कहा है कि इनके लिए, सर्वाइवल के लिए, आपको अपनी एग्रीकल्चर पर और रियल एस्टेट के ऊपर टैक्स लगाना चाहिए आपको, और उसके बाद जो इंडस्ट्री आपकी जिस तरह पीआईए है या कैसे, जैसे उनको फौरन अनलोड करके, तो आप, दिस इज वेरी एसेंशियल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान। ये आज की बात है। और उन्होंने जो दूसरी बात की है कि उन्होंने कहा 9 करोड़ लोग जो हैं वो इस वक्त गुर्बत से नीचे जा चुके हैं। और जो उन्होंने बताया है कि इन्फ्लेशन, महंगाई 39% है, वर्ल्ड बैंक की आज की रिपोर्ट है ये। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा, यूनाइटेड नेशंस में कुछ जोक यहाँ पे लतीफे बयान किया गया है। एक लतीफा तो आईएमएफ की हेड है, उन्होंने हमारे वजीर आजम साहब से कहा है कि अमीरों से पैसे टैक्स लेकर गरीबों की मदद करें। तो पूछना मैं ये चाहता हूं कि आप किससे बातें कर रहे हैं ये? हमारे वजीर आजम साहब तो बेचारे खुद नैब का केस है उनके ऊपर, वो रूलिंग एलीट से बिलोंग करते हैं। और ये आपका क्या ख्याल है कि इन सबको नहीं पता? इनको, आईएमएफ की हेड को ये पता होना चाहिए कि हमारे पाकिस्तान को चलाने वाले सारे ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड के पढ़े हुए हैं। इनको ये नहीं पता कि सर्वाइव किस तरह करना है, अमीरों से टैक्स लेना है, गरीबों को देते हैं अमीर लोग टैक्स। अमीर कौन है? सारे के सारे तो कैबिनेट में है। अमीर कौन है? सारे के सारे आपके असेंबली में बैठे हैं। दूसरी, आज वर्ल्ड बैंक ने जो प्रपोज किया है कि एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाएं, एग्रीकल्चरस तो सारे आपके एमएनए, सारे आपके ब्रिटिश एजेंटों के दोते पोते सारे असेंबली में बैठे हैं, वो किस तरह टैक्स लगाएंगे उन पे? ये एक वेस्ट हमारे साथ मजाक करता है, इस तरह की बातें करता है, लेकिन दर हकीकत आईएमएफ को भी पता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम करप्शन का है। आजकल आपके जो नया ट्रेंड चल रहा है, आलिया, आपको पता ही होना चाहिए कि छापे पड़ रहे हैं, जो करेंसी निकलती है ट्रकों में जाती है, बैगों में नहीं जाती। ये एक रूटीन बन चुकी है। कल इस्लामाबाद F6 में किसी के घर पे छापा पड़ा, ट्रकों में निकली है वहां करेंसी, ट्रकों पे लेकर गए हैं, ट्रकों पे। और जो जाते तो वो डॉलर ढूंढने हैं, लेकिन वहां डॉलर नहीं मिलते, अरबों के हिसाब से रुपया निकलता है। तो आपका क्या ख्याल है, ये आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक वाले? और यार, इनको मैं कहता हूँ कि पाकिस्तानी अखबार, न्यूज़पेपर ट्रांसलेट करके पढ़ लिया करो, तुम्हें पता चल जाए कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। हमारा प्रॉब्लम जो है वो, ये जो आप कहते हैं ना, अमीरों से टैक्स लेके इधर दे दो तो वो, और हमारा प्रॉब्लम करप्शन का है।
चाहे वो बिजली चोरी हो, चाहे वो हमारे डॉलर अफगानिस्तान ईरान जा रहे हो, चाहे ईरानी तेल अंदर आ रहा हो, जो कुछ भी है, हमारा सारा कुछ जो है वो करप्शन में है। और जो 10-15 हजार रूलिंग एलीट है, चाहे वो एमएनए हो, जज हो, ब्यूरोक्रेट हो, देखें हालिया पाकिस्तान के अंदर करप्शन एक पार्टी, एक इंसान, एक पार्टी मिलकर नहीं, बगैर दूसरी कोऑपरेशन के नहीं कर सकता। हर सियासतदान के साथ ब्यूरोक्रेट इन्वॉल्व होता है, हर इसी टीम के साथ आपकी स्टैब्लिशमेंट भी होती है, इसी टीम के साथ कोई ना कोई जज भी होता है सारे। और इन्होंने एक दूसरे के साथ शादियां कर ली हैं, ये तो रिश्तेदार हैं एक दूसरे के सारे। और साजिद साहब, ये आप जो बात करेंगे हमारा इशू ही नहीं, हमारा इशू तो ये है कि जो पाकिस्तान है वो चाइना का इसराइल है। और ये लतीफा भी एक मैं बताना चाह रहा था, दूसरा लतीफा आपको, कि अच्छा वो कैसे है, मैं वो भी बता। तो यार आपको आईएमएफ वाले पैसे देते तो आप इधर आ जाते हो, फिर आप किस तरह इसराइल हो भी चाइना के? ये मेरी समझ से बाहर है, ये किस तरह की स्टेट। और दूसरा, मैं पता नहीं किस किस्म के एडवाइजर हैं आप, अमेरिकन सॉइल पे खड़े होकर ये स्टेटमेंट दोगे, आपका होस्ट उसको पसंद करेगा इस स्टेटमेंट को कि यू आर इजराइल फॉर चाइना? अरे फिर कितने मुखलस हो कि आईएमएफ के आसपास भी फिर रहे हो, अपने अपने चाइना के साथ कितने मुखलस हो आप? आपको इधर से पैसे मिलते हैं तो आप फौरन इधर आ जाते हैं, फौरन उनको छोड़ के। फिर और दूसरा काम यह है कि अगर आप चाइना के इजराइल हो तो आपने उनका सी पैक जो है तबाह बर्बाद कर दिया आपने, 3.5 साल बंद करके रखा है आपने फ्रीजर में उसको। फिर अच्छा कई फिर वहां मरते हैं चाइनीज, वो एम्बेसी बंद कर देते हैं। आपके पीटीआई के दौर के अंदर आपके वो मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन को वीजा नहीं देते थे। ये किस तरह का इसराइल है आप चाइना के? मैं तो इससे डिफर करूंगा। और जी, दूसरी बात यह है, सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट की आपकी चाइना के साथ रिलेशनशिप ये सिर्फ एक फंडामेंटल है, आप भारत की दुश्मनी उनके सामने बेचते हैं, दैट्स इट, पीरियड। और जितने उसमें से कैश निकाल सकते हैं आप निकालते हैं। इससे अलावा ना आपके, मैं अगर जाती तौर पे पूछूं, किसी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, आपके सिर्फ डॉलर और पाउंड से रिलेशनशिप है और कुछ भी नहीं। वो और जो साथ जो में साथ में ये भी कहा गया है कि हम तो बहुत अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, हम तो सबके साथ, नेबरिंग कंट्रीज इंडिया के समेत सबके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। और हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि जो हिंदुइज्म है वो तो पैदा पाकिस्तान में हुआ है। और जो है, तो सर पाकिस्तान कहाँ से पैदा हुआ है? यदि जब आप ये कहते हैं तो फिर आप जो पहले डिनाई करते हैं उसको कैसे आप डिनाई करेंगे? कोई पहले आपने टू नेशन थ्योरी को, फिर आप किस तरह उसको जस्टिफाई करेंगे आप अगर कहेंगे हिंदू? और दूसरी बात है कि सिंध के हिंदुओं के हालात अगर बताएं, अगर आप इतने हैं। और तीसरी उसमें मैं बात यह करना चाहूंगा, आप नोट करें आलिया, कभी भी इसका एक पूरा ट्रेंड मौजूद है। आईएमएफ में लोन अप्लाई करना हो तो फौरन कहते हैं भाई हम तो भारत के साथ रिलेशनशिप अच्छे चाहते हैं। आप अमेरिकन सॉइल पे आके खड़े होकर जब टाइमिंग देखते हैं, टाइमिंग के हिसाब से आप देते हैं। आप रिलेशनशिप किस तरह अच्छा चाहते हैं जब मिशाल मलिक को आपने कैबिनेट में एक उसको पोजीशन दी, और आपको पता है कि उसका हस्बैंड, उसका स्टेटस क्या है भारत के अंदर, तो आप किस तरह रिलेशनशिप उनसे अच्छे चाहते हैं? सिर्फ एक स्टेटमेंट की हद तक, सिर्फ एक बयानिए की हद तक। और वो भी जब वेस्ट के सामने खड़े होते हैं तो अच्छा बनने के लिए आप क्या देते हैं, हम उनसे रिलेशनशिप चाहते हैं। ये तो अभी इनकी खुशकिस्मती है, ये कनाडा वाला वाकया हो गया, वरना जो उधर 3 लोग कश्मीर में जो एक उनका आर्मी का कर्नल और 7 डीएसपी और 7 मेजर जो उधर मारे गए थे, वो हालात बड़े गर्म चल रहे थे। ये तो कनाडा के वाकया ने इनको उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया उसके ऊपर, वरना हालात थिंग्स फॉर वेरी वेरी टफ। लेकिन ये कि मेरे ख्याल में इसके लिए कुछ अमल करना होगा। जिस तरह मैं बताता हूँ, पिछली दफा शहबाज शरीफ साहब ने ट्रेड मिनिस्टर भेज दिया था न्यू दिल्ली अपने पाकिस्तान हाई कमीशन में, लेकिन वहां फिर ट्रेड किए ही नहीं। तो इस तरह नहीं होता, आपको एक विल शो करनी होगी। और विल वही शो कर सकता है आलिया जो पाकिस्तानी हो। देखें, ये आप देख रहे हैं इस वक्त तीनों पार्टियां, इनके अंदर क्या हालात है इस वक्त, और सारे के सारे लंदन बेस्ड लोग हैं, पाकिस्तान बेस्ड तो है नहीं ये लोग। ये पाकिस्तानी मसाइल को तो समझते ही नहीं, समझ ही नहीं सकेंगे। अब मरियम नवाज साहबा के सुन ले बात, वो कहती जी वो मेरी बरतानिया, वो भी चलेगी इंग्लैंड, तो जाती दफा क्लास जो क्लैरिफिकेशन दी उन्होंने कहा मेरी बच्ची का ऑक्सफोर्ड में एडमिशन हो गया, मैं इसलिए जा रही हूँ। आपने एडमिशन उसको जाके उस पर ताला लगाना है, नए सिरे से सील करना है उसको, एडमिशन हो गया तो ये कौन सा एक्सक्यूज है? चलिए सर, वो वालदेन की ख्वाहिश होती है साजिद साहब, वो तो ये है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो आपने वर्ल्ड बैंक वाली रिपोर्ट आज बताई है ना, इसके ऊपर तो पहली जो आवाज उठेगी ना पाकिस्तान में, कहेंगे देखा अजय बंगा साहब है उसकी, देखा यही होना था, यही वाली रिपोर्ट आनी थी, हमारे खिलाफ शुरू हो गई बात। तो वो तो अजय बंगा तो यहाँ पे हर डिपार्टमेंट में अजय बंगा बैठा है अमेरिका के अंदर, और आईएमएफ के हालात भी यही है, वहां पे सारे भारतीय उनके लोग हैं। फिर पढ़ने लिखने में वो लोग आगे हैं तो आगे ही आएंगे। वो तो अमेरिका के हर डिपार्टमेंट में बैठे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस दे 300 अपॉइंटमेंट्स हैं व्हाइट हाउस की जो इंडियन डिसेंट के लोग हैं।
उनका ये मुझे इस वक्त बताएं, रिपब्लिकन कैंडिडेट्स में से दो भारतीय हैं आज के। तो मेरा मकसद है, इसको किन किन चीजों से देखेंगे कि भारत की तरफ जिस तरह जो होता है कहते हैं राह कर रहा है, मुसाद कर रहा है, वो खुद भी तो देखो, आप खुद अपना होमवर्क करो। लेकिन अफसोस है अब उसमें जो आने वाले दिन बड़े टफ और आ रहे हैं आलिया, क्योंकि गैस सर्दी आ रही है, गैस की कीमत सुना 50% बढ़ाई जा रही है। एग्जैक्टली। एक और जुल्म होगा। और गैस क्या है, गैस के ऊपर रेस्टोरेंट चलते हैं, फैक्ट्रियां चलती हैं, हीटर चलते हैं, पता नहीं। लेकिन आने वाले दिनों में अगर, और मैंने आपको एक और बताया, वर्ल्ड बैंक का है कि 25 करोड़ आबादी में से अगर 9 करोड़ जो है वो गुर्बत से नीचे चले गए, तो फिर आपके हालात क्या है? एग्जैक्टली। शाही साहब, बिल्कुल आप जो है वो यहाँ पर बैठकर, बाहर बैठ के जो है पाकिस्तान से हम बात कर रहे हैं, फिक्र है, लेकिन आप देखिएगा ये जो बातें हैं ना, ये बिल्कुल ऐसे ही हमें होती भी नजर आएंगी, और वहां पे पता नहीं कोई फिक्र किसी को होगी या नहीं होगी। तो चाहे साहब, इस पे फिर आइंदा आने वाले दिनों में दोबारा भी बात करेंगे। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू।